पार्ट वन में हमने लास्ट को डिस्कस किया था, माइनस को, मल्टीप्लाई को और मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, और पिछली क्लास में ये कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन हिस्सा। अच्छा, यू थिंक यू विल डिस्कस समथिंग ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन? हाँ, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सर एक दफ़ा डिस्कस कर रहा हूँ, एक दफ़ा डिस्कस कर। तुम कह रहा था एक गलती है। यस सर, मैं जो आपको क्या है। अच्छा देखो भाई, ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। उसके बाद आई थिंक काफ़ी आप में से अक्सर बच्चों में मसला आ रहा है, वो आ रहा है कि अगर मैं मुझे मैट्रिक्स की दूसरी इंटरप्रिटेशन थी कि अगर मेरे पास अगर मैं वेक्टर ऑफ लिस्ट ले लूँ तो उसमें मसला है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट था उसके अपने स्पार्स मैट्रिक्स से करनी है, वो आई थिंक इसी में लिखा है, तो वो हमसे से ठीक है। लेकिन पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन की बड़ी बात नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमने कहा था कि इफ यू रिमेंबर कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारी फॉर एग्जांपल पहली मैट्रिक्स है फर्स्ट, और ये सेकंड, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम एक तीसरी मैट्रिक्स हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बनती है ना। या इस मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ रोज R1 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स C1 और इसके नंबर ऑफ रोज R2 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स C2, ठीक है। तो सवाल ये है कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे? मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी तो हमारा क्या आता है? यस, हमारी लिए सिर्फ एक वैल्यू आती है। सो R1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं C1 तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, उसकी 1 एंट्री आती है। ऐसी C2 नहीं, ये C1 C2 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ऐसे करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 से आप, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। इसको मैं R11 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 1 लिख रहा हूँ, ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1, सही है। कोई इतराज़ नहीं? इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सेकंड वैल्यू मेरी कैसे आती है, अगेन रो 1 फर्स्ट मैट्रिक्स की पहले ही रो मैंने पूरी मल्टीप्लाई करनी है और वो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ये पूरी रो मल्टीप्लाई होती है। और रो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई, तीसरी से, और इन सबको हमने ऐड अप करना है, ऐसे करना, ठीक है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, इसके अंदर इसकी एक रो में ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है, इसकी एक रो में कितनी वैल्यूज आएंगी? कितने कॉलम्स होंगे? कॉलम्स होंगे किसके? सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है इस वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? यहां से बताओ, C2। डज इट मेक सेंस? और इसी तरह ये थी मैंने सारी पहली रो से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मुझे R2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर R3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड रो आई, फिर R4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 4 आई। कितनी इसमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स में रोज होंगी बता सकते हैं? हाँ जी बताओ। मैं कह रहा हूँ इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन से आनी है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? इसमें कॉलम होंगे कितने? मैंने पहली रो ली, जब पहली रो ली और इन सारों से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पहला ही रो आ गया। फिर मैं सेकंड रो लूंगा और फर्स्ट कॉलम से
फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? कितनी रोज? किसकी रोज? ये इसकी भी रोज है, इसकी भी रोज है, किसकी रोज? मैट्रिक्स 1 और इसकी डायमेंशन होगी वो R1 टाइम्स C2। डज इट मेक सेंस? यानी इसका मतलब है कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी है उस मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी है? R1 टाइम C2। ये बात समझ आई? यानी इसके अंदर रोज कितनी होगी? R1 रोज होगी और हर रो में कॉलम कितने होंगे? C2 कॉलम। ये बात समझ आई? ठीक है, अब हम उसी को कोड करते, ट्रांसलेट करते, ठीक है। चलिए हमारा मैट्रिक्स क्लास में ऑपरेटर प्लस का फंक्शन है, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है और ये क्या करता है? एक मैट्रिक्स M2 एज पैरामीटर लेता है, इसको मैं M% ही देता हूँ और मैंने एक पैरामीटर पास किया, दूसरा पैरामीटर मल्टीप्लिकेशन तो दो मैट्रिक्स के दरमियान होती है, तो मैंने एक मैट्रिक्स पास किया, दूसरा मैट्रिक्स पास ही नहीं किया, कब होगा साइड वो एज ए दिस आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब आपने मेन में ये फंक्शन कॉल किया होगा तो कुछ इस तरह किया मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2 इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स 3, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जब ये कॉल करेंगे तो उसको और फिर मैं M3 डॉट प्रिंट कॉल, ठीक है ना, सही है। तो सवाल ये पता होता है कि हमें M1 प्लस M2 निकालना है, इसमें M2 तो एज ए पैरामीटर चला जाएगा और M1 है एज ए दिस चला जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पर सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि हमने यहां पर क्या इस M2 में चेंज करना है या दिस में चेंज करना है? दिस में चेंज करना है। चेंज सर किसी में नहीं करना, एक नया मैट्रिक्स हमें एक नया मैट्रिक्स बनाना है, हमने इस मैट्रिक्स में चेंज ना M2 में चेंज करना है ना ही ना ही दिस में चेंज करना है। आपने जो चेंजेस करनी है वो चेंज कर, वो एक नया मैट्रिक्स बना के उसमें आपने ठीक हो गया। चलिए जी हम एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं मल्टीप्लिकेशन है तो MM कर दो, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई हुई थी, इसका नाम रखा हुआ था मैट्रिक्स और इसमें हमने जो बनाया था वो बनाया था वेक्टर ऑफ एंड और इसका नाम रखा था VS फॉर वैल्यू, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर वगैरह रीड वगैरह बनाए हुए थे जो हमने पहले करनी है। अच्छा, जब मैं ये लाइन लिख देता हूँ तो ये इसके अंदर एक्चुअली VS बन चुका हो, ऐसे है ये इसके अंदर VS जो है बन चुका है, यानी वेक्टर ऑफ वेक्टर बन चुका होगा, बट उस वेक्टर का साइज कितना होता है? अभी जो मैंने बताया 0, अभी तक मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू पूछ नहीं की, तो एक्चुअली ये जो MM के अंदर VS है वो एक्चुअली M2, ठीक है। तो अब हमारा अगला काम ये है कि हम इस मैट्रिक्स को बनाना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स को बता के हम उसके अंदर वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि हम इस मैट्रिक्स को बनाएं, ये बात समझ आई, ठीक है। और यही काम तकरीबन हम हर एक में करेंगे, यही काम हम दूसरे केस में भी करेंगे, यही काम हम तीसरे केस में भी करेंगे। ये जो 3 हमने इंटरप्रिटेशन देखी थी अपनी जो अभी हम दोबारा तफसील से करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमने अभी बनाई है, लेकिन इस मैट्रिक्स में अभी जो वेक्टर पढ़ा हुआ M2 है। आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का साइज कितना होना है? पहले बताओ कितनी रोज होगी? नहीं, हाँ, ये R1 जितनी रोज होगी और R1 यहाँ पे क्या है? दिस है। R1 दिस नहीं है, मगर दिस के अंदर पड़े हुए VS का साइज ऐसे है। और व्हाट इज C2? जो M2 है उसकी कॉलम नहीं, उसके अंदर जो 0th रो है उसके नंबर ऑफ कॉलम, वही 1 के कॉलम होंगे, वही 2 के कॉलम होंगे, वही 3 कॉलम, ठीक है ना। तो हम उसका 0 बताएंगे। चलिए जी चलिए हम ये मैट्रिक्स आगे चलते हैं।
ये छोड़ दो, फिर बंद करो। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मतलब है कि मैंने ना, मैं एक्चुअली जिन्होंने कर भी लिया उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन दे तो मैं एक नए तरीके से करा। अली देखें, यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक RI is equal to 0 लगाता हूँ, RI is less than this के अंदर जो VS पड़ा है उसका मैं साइज फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा RI प्लस प्लस। ठीक है, मैंने इतने वेक्टर ऐड करवाने, मैंने इतनी रोज ऐड करवानी और हर रो किसके बराबर है? हर रो बराबर है एक वेक्टर ऑफ इंट के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस M मैट्रिक्स जो है इसके अंदर जो VS पड़ा है इसमें मैं पुश बैक कॉल करूंगा और पुश बैक में मैंने करना क्या है, मैंने एक वेक्टर पुश करना है और वो वेक्टर किस टाइप का है जी? इंट। आप ये समझ रहे हैं क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने एक्चुअली एक वेक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। जब मैं वेक्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं तो इसका मतलब क्या है? एक एम्प्टी वेक्टर बनने के लिए। ठीक है ना? ये मैं किसी भी क्लास का सिर्फ नाम लिखकर भेज दूं तो उसका मतलब है कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। एक कंस्ट्रक्टर का नाम लिखकर भेज दूं उसका मतलब मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर भेज दूं। तो मैंने एक्चुअली एक वेक्टर पुश कर दिया। कितने वेक्टर पुश हो गए होंगे इसके? एक दफा लोग चलेगा तो एक वेक्टर पुश होगा, तो कितनी दफा कितने? हाँ, ये साइज किसी भी दिस में जितनी रोज है उतनी। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं कह दूं कि ये वाली जो मैट्रिक्स थी वो 5/10 की थी और ये मैट्रिक्स जो थी वो 10/6 की थी, तो इसमें कितने वेक्टर्स पुश हुए? 5 वेक्टर पुश हुए। ऑलराइट, ये 5 वेक्टर पुश हुए। ऑलराइट, ये काम बराबर। अब हमारा काम ये है कि हम हर वेक्टर को एलोकेट करें। ऐसी है ना, हम हर वेक्टर को एलोकेट करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हमने बताया था कि हर वेक्टर जो है, हर रो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बननी है उसमें हर रो कितने साइज की होगी? हर रो कितने साइज की होगी? C2 साइज की। और व्हाट इज C2? तो मैट्रिक्स R है तो उसके अंदर कॉलम का साइज वो बताओ। मैट्रिक्स 2 के जितने कॉलम्स हैं, शाबाश, वो कैसे पता लगेगा? मैट्रिक्स 2 के अंदर जो VS है, VS में सारी रोज पड़ी है ना, मैंने उसे लेकिन रोज का साइज ले लेंगे तो ये वाला साइज आएगा, लेकिन हमने तो उसके अंदर एक रो का साइज लेना, तो वो कैसे लेंगे? सर इसके आगे उसकी जगह 0 लिख के उसका आगे साइज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखें एक और लॉक लगाया और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगेन रो आई गई, लूप लगा तो मैंने हर एक रो को दोबारा से एलोकेट करना है। ये मैंने उतनी रोज पुश की थी, अब मैं उसके आगे बताना चाहता हूँ कि वो कितनी साइज का होता है। ठीक है, वैसे बात है मैं ये काम एक लूप में भी कर सकता हूँ कि मैं यहीं पर बता दूँ, मुझे मैं ये वेक्टर पुश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही बता सकता हूँ कि वो कितने साइज का वेक्टर होगा। बता सकते हैं आप कितने साइज का वेक्टर? M2 x बताओ दोस्तों, M2 के अंदर क्या? M2 का 0 नहीं, M2 का 0 कोई भी नहीं है। M2 के अंदर प्रॉपर्टी है 0। शाबाश, VS VS का साइज करोगी तो वो तो इस वेक्टर का साइज का, वो तो नंबर वो बता देगा। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसके VS का पहले 0 करना पड़ेगा। जब VS का 0 करूंगा तो मैं एक्चुअली किसी स्पेसिफिक रो पे आ रहा हूं। अब मैं उसका साइज ढूंढना चाहता हूँ, ये आ जाएगा डॉट साइज। डोंट फॉरगेट कि ये एक फंक्शन है, ठीक है? ये एक फंक्शन कॉल, ओके? ये क्यों एक फंक्शन कॉल है? इसमें से काफी लोगों के मसले आते हैं कि वो ना साइज को एज ए एट्रीब्यूट यूज करते हैं। सर जब आप डॉट करते हैं ना एज एट्रीब्यूट ही आ रहा होता है, पैरा फंक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसका प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेसिबल नहीं है।
लेकिन फंक्शन ही ऐसे वो है उसका एट्रीब्यूट आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको उसे एक्सेस करना है तो उसके फंक्शन के थ्रू एक्सेस करें। ठीक है, वो लिस्ट में ही आपको ना साइज सी शार्प में जब हम काम करते हैं तो उसमें उसका साइज वगैरह पब्लिकली अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो हमें उसके साइज को साइज के फंक्शन से ही एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये मैंने बेटा वेक्टर पुश कर दिया, और वेक्टर कितने साइज के, हर वेक्टर कितने साइज का होगा, M2 के पहले रो का जितना साइज बनता है वो मुझे बताता है कि इतने कॉलम है। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर, अब एक्चुअली ये लूप खत्म होने से ये होगा कि हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कंप्लीटली बन चुका है, उसमें वैल्यूज क्या होंगे, कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। हाँ? अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ एलोकेशन हुई है, अभी उनके अंदर क्या वैल्यूज है हमें नहीं पता, गार्बेज वैल्यूज होगी उसके अंदर, अभी तक जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो गार्बेज वैल्यूज। अब हमने उन वैल्यूज को जाकर वैल्यू असाइन करना, समझ आएगा? तो अच्छा, इस तरह अगर मैंने 2D अरे प्रिंट करनी होती थी तो मैं क्या करता, मैं कहता हर रो पे जाओ, फिर उसके हर रो आई का इंडेक्स लूप लगा, फिर उसके हर कॉलम इंडेक्स का लूप लगा, और फिर क्या कहते सी आउट कर दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही काम हमें तकरीबन यहाँ करना पड़ेगा कि हमने एक्चुअली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाई है उसकी हर वैल्यू को कंप्यूट करना, उसकी हर वैल्यू को कंप्यूट करना। तो आगे जो नेचुरल बात बनती है वो ये है कि मुझे एक दो लूप लगाने, रो i is equal to 0, रो i is less than क्या होना चाहिए, और इसी तरह एक कॉलम इंडेक्स का लूप होना चाहिए जो कि 0 से शुरू होगा और कहां तक जाना चाहिए। अब ये मेरा आपसे सवाल है कि ये जो मैं अभी काम करने के लिए जा रहा हूं, मैंने इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू को कंप्यूट करना है, तो मुझे ये बताओ इस RI यहाँ पे क्या होना चाहिए और ये यहाँ पर इक्वेशन क्या होना चाहिए। मैंने इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू कंप्यूट करना है, तो ये जो रो i का कंपैरिजन है किससे होना चाहिए सर? इसके VS डॉट साइज, हाँ? VS डॉट साइज, किसके VS डॉट साइज? VS तो 3 है, इसका भी VS है, दिस का भी VS है, और ये MM का भी VS है। सर M1 का जो VS होगा, हाँ? M1 तो है ही ना, ऐसे दिस आ रहा है, हाँ? ऐसे दिस आ रहा है। उस दिस का साइज मेरे ख्याल में तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैट्रिक्स मैं बना चुका हूँ, Yes, sir. वो तुम्हारी वो बात ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वो तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर मैं MM को भी यूज कर सकता हूँ। सर अब तो बन गया, अब तो बन गया ना, जब बन गया तो why not I should use this? इस मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज कंप्यूट करनी, तो मैं उसी मैट्रिक्स का यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जितना कंप्यूट करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा वो MM, शाबाश, डॉट साइज नहीं, MM के पास अंदर में जाना पड़ेगा। हाँ जी, MM तो पूरी मैट्रिक्स है ना, की क्लास है ना, ठीक है? आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई, स्टूडेंट ने नेम पढ़ा, उस नेम का पहला कैरेक्टर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे स्टूडेंट नेम, जो भी आपका स्टूडेंट है, डॉट नेम डॉट, या उसके आगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली काम ये होगा, MM जो है वो एक मैट्रिक्स है, यार तुम यहाँ पर मुझे क्या करो, MM एक मैट्रिक्स है, उसका मैं डॉट एक्सेस डॉट 0 नहीं कर सकता, तो MM का मुझे करना पड़ेगा VS और इसके क्या करना पड़ेगा डॉट साइज, ठीक है? ठीक है, तो ये मेरी नंबर ऑफ रोज जितना चलेगा, और ये क्या करना पड़ेगा MM, शाबाश, VS और इसका रो डॉट VS। अब मुझे उसके कॉलम की बात करना है, इंडेक्स को पहले मुझे इंडेक्स करना पड़ेगा, यानी इसके 0th रो पे गए और इसका साइज करना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है? क्योंकि उस हर रो की हर वैल्यू पे मुझे जाना, ओके? समझ आएगा? ये जो मैंने दो लूप लगाए, ये लूप लगाए हैं कि मैंने इस मैट्रिक्स की हर वैल्यू कंप्यूट कर, ये दो मैट्रिक्स, दो लूप मैंने इससे लगाए। अब सवाल ये है कि मैंने उसकी हर वैल्यू कंप्यूट कैसे करूं,
क्या यहाँ पर बिल्कुल आ रहा ही लिख सकते हैं, लेकिन क्या जीरो रो के नंबर ऑफ कॉलम्स या 1 के सबके सेम है, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। ठीक हो गया? ऑलराइट, अब मुझे सिर्फ वो वैल्यू कंप्यूट करनी है, ये समझ आएगा? अब मुझे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कंप्यूट करनी है। हाँ जी, तो एक्चुअली अगर तुम देखो तो मैंने अब क्या करना है, मैंने इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही ना? ये कितनी वैल्यूज हैं सर? C1 शाबाश, C1 वैल्यूज है, या एक और तरीके से पूछ सकता हूं, मत बताओ, या तो C1 वैल्यूज होगी या वो कितनी वैल्यूज होगी? सर R2 वैल्यू R2 और C1 दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो C1 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं R2 लिख सकता हूँ। ये बात समझ? अब जो तीसरा लूप लगने के लिए जा रहा है अंदर, जो मैंने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, वो कितना होना चाहिए? वो या तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इन द साइज होगा, या दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साइज का। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर एक लूप लगेगा जो वैल्यू कंप्यूट करने के लिए, तो पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू बना लेता हूँ जिसको मैं शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है? और अब मैं कहता हूँ क्या कि मैंने एक k वेरिएबल बनाया जो कि दोबारा 0 से शुरू हुआ, लेकिन k ने जाना कहां तक है? दिस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन I would go with M2 के VS के साइज का, और k हो गया। ठीक है? अब सिर्फ एक लाइन का कोड है। ठीक है? और वो ये है कि वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है? तो मैं निकालूंगा v प्लस इक्वल टू, हाँ जी, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऐसे हो ना? अब सवाल सिर्फ ये है किन दो पेयर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो, वो हमें केयरफुली देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली पहली जो वैल्यू निकालनी है वो हमने निकालनी है दिस एरो VS से, और दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो M2 के VS से निकाल। अब सिर्फ जो सवाल रह गया है वो ये है यहाँ पर इंडेक्सेस क्या है जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, ये बात समझ? वो दे, और ये हम जो वैल्यू आती है उसमें प्लस इक्वल टू करते हैं। ठीक है? चलिए, अगर तुम देखो तो कि अगर मैं 0th रो कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं, अगर मैं 0th रो कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं, तो अगर मैं 0th रो कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं तो मैं इसकी कौन सी रो उठाऊं? 0th रो। तो यहां पर एक्चुअली, और अगर मैं इसकी 1 रो उठाने के लिए जाऊंगा तो इसकी मैं 1 रो उठाऊंगा, इसकी मैं सेकंड रो कंप्यूट करने के लिए जाऊंगा तो इसकी सेकंड है। तो एक्चुअली अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आना है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही है? और अगर मैं इसका कॉलम नंबर 0 कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूँ तो इसका कॉलम नंबर 0 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है इसकी ये चीज लिख सकते। Alright? The only thing which is actually a variable is इसका कॉलम, इसकी रो, और वो हमने यहाँ पे लूप लगाया। तो यहाँ आ जाएगा k और यहाँ पे बेटा। अब हमारे से जो काम रह गया वो ये कि ये वैल्यू कंप्यूट होकर लूप से बाहर जब आएंगे तो लूप में ये v की वैल्यू कंप्यूट होगी। अब हमने उस जगह रखवानी है, इस जगह रखवानी है बेटा। m के डॉट vs पे गए, इसके ri पे गए और इसके ci पे गए, जाके कहाँ रखवाया? क्या रखवाया? v पे। That's it. Multiplication. Clear? ये हमने फंक्शन कॉल किया m1 m2, m1 दिस चला गया, m2 पैरामीटर आ गया, ये m एक मैट्रिक्स बनी, नई मैट्रिक्स आई।
ये पूरा दो लूप खत्म हुए, यहाँ पर आके हमने कर दिया रिटर्न, क्या करें बेटा? एम डॉट एम करो, एम तो कोई है नहीं आप ऊपर भी mm आएगा, यहाँ पे आप ठीक तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन सही है, ऑलराइट, ठीक है। जिन लोगों ने कोई ऐसा होता नहीं है फिर मल्टीप्लिकेशन में मार्क किया, आपने नहीं किया होगा, आपने नहीं किया होगा, आपने कोई ऑपरेटर किया हुआ प्लस या माइनस, तुमने बेटा कोई भी नहीं किया, ठीक। अच्छा कोई और नहीं, लेकिन तुमने भी किया, हाँ ठीक, गुड। और जी तुमने ये प्लस माइनस किया है, ये वाला नहीं किया, बताओ, ठीक है, ये समझ में आ गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लोग देख लेते हैं, इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो ये है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बननी है उसका साइज, यानी कि R1 टाइम C1 C2, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये वाला क्या है, K कितना चल रहा है जो दरमियान वाले के साथ, एक्चुअली टोटल जो इस प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ, हाँ जी बताएं, R1 टाइम C1 टाइम सर ये दोबारा देखो ना, हमने ये जो ऊपर वाला लूप चलाना है, ये वाला लूप कितना चलेगा, ये तो हमें R1 टाइम चलेगा, ठीक है ना, तो ये तो एक्चुअली मैटर नहीं करता, वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर तुम देखो तो ये R1 टाइम चल रहा है, ये कितना चल रहा है जी, ये C2 टाइम चल रहा है, C1 टाइम, ये C1 C2, हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है C2 टाइम, ठीक हो गया। और ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है मैंने एक रो का कितना साइज या दूसरे की नंबर ऑफ रो से कितना साइज, जो किसके बराबर था वो C1 बराबर, या आप C1 ले लें या आप R2 ले लें, एक ही बात, ठीक हो गया। आप अगर ऐसे अगर कहें कि अगर हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो O ऑफ n है, तो ये बनेगा O ऑफ n, ठीक है। हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो तकरीबन अगर O ऑफ n है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है वो O ऑफ n क्यूब, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जाके आगे चेंज होगा, ये जाकर आगे बदल देगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये एल्गोरिथम ये नहीं रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा मैं बहुत जल्दी बात करना चाहता हूँ, अच्छा बात अगर हम ऑपरेटर प्लस की बात करें तो उसी को उसकी n स्क्वायर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू n है और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू दोबारा से n है तो n स्क्वायर, ठीक है, समझ में आएगा, ऑलराइट। वैसे ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग तो n यूज़ करते हैं, ये मैं वैसे जरूर बात कर रहा हूँ, आप इसको आप वो यूज़र पर डिपेंड करते हैं आप n किसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैं n डिफाइन कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि एक रो का जो साइज है वो मेरा n, ठीक है ना, और मेरे एक कॉलम का साइज जो है वो मेरा n, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो कम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे मैट्रिक्स का साइज n है, क्या मतलब, अगर मैट्रिक्स का साइज n है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ रोज है वो तकरीबन स्क्वायर रूट ऑफ n, ऐसी होगा ना, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी तकरीबन O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n,
ऐसे होगा ना, अगर मैट्रिक्स का साइज n स्क्वायर बन रहा था तो मेरी एक रो का साइज n था, तो अगर वो n बनेगा, जब मैट्रिक्स का साइज n होगा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ n, एक सेंस, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप n को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि मेरा n जो है वो मैट्रिक्स का साइज है, तो मैं फिर उसके हिसाब से यानी कि हम इस रिलेशन को लेकर हम assumption लिखेंगे कि हम n को इसमें n को हम ये कहते हैं, ठीक है। So if n is by number of rows and number of columns almost, then this complexity is O of n square, n cube. Good. अगर मैं कहूँ कि मेरी size of the matrix is n, so if मैं कहता हूँ size of the matrix matrix is n, then वो हो जाएगा complexity हो जाएगी, वो हो जाएगी O of n times square root of n. Okay? तो इसमें square root of n दफा चलना है, ये n हो गया, n times square root of n. Good. So it all depends कि आप n से क्या define करना चाहते हैं, ठीक है? यही बात है, ठीक है? जैसे जो लोगों ने ये नहीं किया वो प्लीज खत्म कर ले, ताकि हम 5 मिनट की हम आपकी बाकी जो हम कर रहे थे वो करें, ताकि हम ये हमारी इसके ऊपर बैठ कर हम लिस्ट में बताते हैं, ठीक है।